चलिए देखिए, अब हमारा ये नेक्स्ट फंक्शन है कॉट फंक्शन। कॉट फंक्शन का जो डोमेन होता है वो r माइनस एक्स एक्स सच दैट एन पाई, ठीक है, n बिलोंग्स टू दैट टू r। कॉट के डोमेन में जो n पाई वाले पॉइंट्स होते हैं जैसे 0 पाई 2 पाई 3 पाई माइनस 2 पाई, ये सारे पॉइंट्स उसके डोमेन से निकाल दिए जाते हैं क्योंकि कॉट वहाँ पे डिफाइन नहीं होता है। कॉट की वैल्यू 0 पे डिफाइन नहीं है, पाई पे डिफाइन नहीं है, 2 पाई पे डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो कॉट का ग्राफ इनफाइनाइट ग्राफ होता है, पीछे भी होगा और इसके आगे भी होगा, लेकिन हमने सिर्फ 0 से 2 पाई के बीच में ये ग्राफ बनाया है, ठीक। अब ये ग्राफ इस वक्त ऑनटू है क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक जाती है, ठीक है, ये हम देखते हैं। तो यानी कि पूरा का पूरा रियल नंबर ये कवर करता है। तो ये इस वक्त फंक्शन हमारा ऑनटू बना हुआ है, लेकिन ये फंक्शन इस वक्त 1 1 नहीं है। तो 1 1 क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम एक भी पॉइंट यहाँ पे लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हम ये देखते हैं कि ये ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो फंक्शन का ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस पे जो वैल्यू होगी, यानी यहाँ पे पॉइंट x हमको मिलेगा, कोई मिलेगा पॉइंट, हमने कहा कि ये x1 है, x1 पे ये वैल्यू हमने कहा कि ये y है। उसी तरीके से यहाँ भी एक पॉइंट हमको मिल रहा है, इसको हमने कहा कि x2 है, x2 पे जो वैल्यू है वो भी y है। तो हम ये देख रहे हैं कि 0 से 2 पाई के बीच में ये ग्राफ 1 1 नहीं है क्योंकि मोर देन 1 पॉइंट पर एक ही आउटपुट हमको मिल रहा है। तो मोर देन 1 पॉइंट पर जब सेम आउटपुट हमको मिलने लगेगा तो वो 1 1 की कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, वो तो मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये ग्राफ आगे बढ़ेगा तो ये लाइन और भी पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी, तो और भी पॉइंट होंगे जिस पर हमको y मिलेगा। इधर पीछे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ ये जो लाइन है उस ग्राफ को भी इंटरसेक्ट करेगा, तो उन पॉइंट्स पर भी हमको क्या मिलेगा? y मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिस पर हमको वैल्यू मिल रही है y। इस वक्त ये जो फंक्शन है अपने डोमेन के अंदर, अगर ये डोमेन हमने लिया है तो इस डोमेन के अंदर ये फंक्शन 1 1 नहीं है। अब जब ये फंक्शन 1 1 नहीं है तो हमें इसे इसका इन्वर्स बनाना है, यानी इसे इन्वर्टिबल होना चाहिए। तो जब इसे इन्वर्टिबल होना चाहिए तो इसका इन्वर्स बनाने के लिए हम इस फंक्शन को किसी खास इंटरवल के अंदर बाउंड करेंगे जहां पे ये फंक्शन 1 1 हो जाए और पूरी की पूरी वैल्यू ये कवर करे, यानी कि वहां पे उसका रेंज क्या होना चाहिए? r होना चाहिए। चलिए अब हम क्या करें, अब हमने ये किया कि फंक्शन को ये ब्रांच हम ले रहे हैं सिर्फ 0 से पाई के बीच में, ठीक है, इसको हमने मिटा दिया। तो जब हम 0 से पाई के बीच में ग्राफ को हमने लिया, तो अब यहाँ पे हम कोई भी लाइन ड्रॉ करें, एक पैरेलल लाइन कहीं भी ड्रॉ करें, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो जब कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो वो ग्राफ हो जाता है 1 1 फंक्शन, ठीक है, यानी वो 1 1 फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 0 से पाई के बीच में हम देख रहे हैं कि ग्राफ को बाउंड करने पर ये पूरी वैल्यू हमारी मिल जाएगी, यानी इनफाइनाइट से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। आगे जो हमने ग्राफ देखा था उस ग्राफ को भी अगर हम लेते तो वहां भी फंक्शन 1 1 हो जाता और ऑनटू भी हो जाता, ठीक है, वहां भी फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ऐसा ब्रांच जिसके अंदर 0 हो, यानी कि जिसके अंदर ओरिजिन हो, ठीक। तो ओरिजिन वाले जो ब्रांच होते हैं उसको कहते हैं प्रिंसिपल ब्रांच, ठीक है। तो हमें हर फंक्शन के लिए प्रिंसिपल ब्रांच ही सिलेक्ट करना है। तो जब हम कॉट को बाउंड करेंगे तो कॉट को हमने बाउंड किया 0 से पाई के बीच में, 0 और पाई यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि 0 और पाई पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होता है, वो डोमेन के अंदर पॉइंट ही नहीं होते हैं। तो 0 to पाई और ये हो जाएगा r, ठीक। तो ये फंक्शन हमारा हो गया इज बाइजेक्टिव एंड इन्वर्टिबल। तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया, बाइजेक्टिव है तो इन्वर्टिबल हो गया। तो अब जब ये फंक्शन इन्वर्टिबल हो गया तो इसका इन्वर्स क्या बनेगा? इसका इन्वर्स बनेगा कॉट इन्वर्स ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, यानी रेंज डोमेन के पास और डोमेन रेंज की जगह पे हो जाएगा। ये हो जाएगा r to 0 to पाई, ठीक है। अब यहाँ पर हम कंपोजिशन की प्रॉपर्टी लिखेंगे। हमने कहा कि कॉट इनवर्स x
तो ये क्या होना चाहिए, फंक्शन का फंक्शन के इनवर्स के साथ जब हम कंपोजिशन लेंगे तो ये आइडेंटिटी फंक्शन की तरीके से काम करता है। अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी आउटपुट में हमको x मिलेगा। लेकिन अब हम यहाँ पे याद रखेंगे कि ये x कहाँ पे है, ठीक है। ये x कॉट इनवर्स का इनपुट है, तो इस x को होना चाहिए x बिलोंग्स टू r, ठीक है। यानी कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू x कब होगा, जब x बिलोंग्स टू r होगा, तभी ये पॉसिबल है। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो इन्वर्टिबल नहीं होगा फंक्शन, और अगर फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है तो ये कंपोजिशन भी पॉसिबल नहीं है। अब हम लिखेंगे कॉट इनवर्स कॉट थीटा इज इक्वल टू थीटा। ये थीटा कॉट का इनपुट है, तो ये थीटा कहाँ पे होना चाहिए, 0 to पाई के बीच में होना चाहिए। तो फंक्शन के इनवर्स का फंक्शन के साथ जब हम कंपोजिशन लेंगे तो वो क्या बनेगा, आइडेंटिटी फंक्शन, यानी थीटा हमारा इनपुट है तो थीटा हमारा आउटपुट होगा, ठीक। और उस थीटा को कहाँ होना चाहिए, 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। अगर थीटा 0 से पाई के बीच में नहीं है तो वो फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होगा। अगर फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है तो फिर ये कंपोजिशन भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हमने देखा कि फंक्शन किस कंडीशन में जाकर के इन्वर्टिबल हो जाता है, यानी फंक्शन, पहले हमने देखा कि फंक्शन का डोमेन और उसका रेंज क्या है, ठीक। फिर हमने देखा कि फंक्शन बाइजेक्टिव होने के लिए हम कौन सा ब्रांच यानी कौन सा इंटरवल हम सेलेक्ट करेंगे। तो हमने देखा कि 0 से पाई के बीच में फंक्शन हमारा 1 भी हो जा रहा है और अनटू भी हो जा रहा है। तो इसी फंक्शन में हमने, इसी ब्रांच में हमने कहा कि फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल है और उसका इनवर्स ये बनेगा कॉट इनवर्स r2 - 2 0 to पाई, ठीक है। और ये कंपोजिशन की प्रॉपर्टी इस तरीके से होगी, ओके। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारा हो गया कॉट का हमने इनवर्स देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फंक्शन का इनवर्स देखेंगे, ओके।